हेलो, वेलकम अगेन। लेक्चर 5 में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को आगे बढ़ाएंगे। इसमें कुछ रिएक्शन के टाइप्स को हमने डिस्कस कर रखा है। हम लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन और हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने लिखा था, आप लोगों ने भी बहुत सारे एग्जांपल्स लिखा। आज हम लोग इन्हीं टाइप्स को आगे पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। एक रिएक्शन आपके बुक में लिखा है Fe प्लस H2O गैस आफ्टर रिएक्शन, ये बनता है Fe3O4 जो एक सॉलिड है और H2 गैस। ठीक है, ये एक रिएक्शन है। और एक रिएक्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इस रिएक्शन से बिल्कुल अलग है। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन में आपका आयरन होगा रिएक्टेंट, वाटर होगा लिक्विड स्टेट में, एटमॉस्फेरिक वाटर, इसके साथ साथ ऑक्सीजन होगा एटमॉस्फेरिक, और प्रोडक्ट जो होगा वो होगा आपका Fe2O3 इंटू XH2O। इस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट में बहुत फर्क है। कुछ बच्चे इसको रस्ट समझ रहे थे, तो ये रस्ट नहीं है। दिस इज फेरोसो फेरिक ऑक्साइड एंड दिस इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। बहुत डिफरेंस है दोनों में। एक हो गया फेरोसो फेरिक ऑक्साइड, एक हो गया हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। दिस इज बेसिकली रस्ट। और ये दो ऑक्साइड का मिक्स्ड ऑक्साइड है। इसमें दो अलग अलग ऑक्साइड, एक है इसमें फेरस ऑक्साइड, इसमें दूसरा है आपका फेरिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड का ऐसा आप जानते हैं कि आयरन दो अलग अलग वैलेंसी शो करता है। फेरस ऑक्साइड में ये +2 वैलेंसी शो करता है। इसमें हो जाता है FeO और इसमें हो जाता है Fe2O3। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जिसको लोग कहते हैं Fe3O4 एंड दिस इज योर फेरोसो-फेरिक ऑक्साइड। रिमेंबर दिस। अब इस रिएक्शन में फर्क क्या है? यहाँ पर H2O गैस लिखा गया, एक्चुअली यहाँ स्टीम के साथ रिएक्शन हो रहा है। और आयरन को हम लोग लेते हैं रेड हॉट, यानी कि रेड हॉट आयरन से जब स्टीम को पास करते हैं तो दो ऑक्साइड का कंबाइंड ऑक्साइड बनता है। एक है फेरस ऑक्साइड, एक है फेरिक ऑक्साइड। तो कंबाइंड फॉर्म में आपको दिखता है फेरोसो-फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो ये दो अलग अलग रिएक्शंस हैं। ओके, बहुत सिंपल है। इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़े, अच्छा हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको आप लोग कॉपी कर सकते हैं। ओके, कॉपी कर लिए आप लोग। हम लोग और भी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं केमिकल रिएक्शन का। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला होगा FeSO4। अगर फेरस सल्फेट आपके, फेरस सल्फेट अगर ब्लू कलर का हो, नहीं फेरस सल्फेट ब्लू कलर का नहीं होता, ग्रीन कलर का होता है। फेरस सल्फेट अगर ग्रीन कलर का होता है, अगर ये ग्रीन कलर का होता है तो एक्चुअली ये हाइड्रेटेड होता है। हाइड्रेटेड का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ होंगे, और ये हाइड्रेशन जो है वाटर मॉलिक्यूल, जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, वो एक्चुअली इसको क्रिस्टल बनने में मदद करता है। यानी जब वो ग्रीन कलर का होता है तो वो हाइड्रेटेड होता है, उसको उसका फॉर्मूला हो जाता है FeSO4 इंटू 7H2। दिस इज द ग्रीन फेरस सल्फेट, जिसको आप बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, एंड दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको आप कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
यानी कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, बेसिकली ये क्या है, क्रिस्टल बनने में मदद करते हैं। जब आप आयरन सल्फेट को वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर आप क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन जब करेंगे तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स आयरन सल्फेट के फॉर्मूला यूनिट के साथ अटैच हो जाते हैं। वही वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर अटैच्ड टू अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल के फॉर्मूला यूनिट के साथ जितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच है वो क्या कहलाते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ H2O molecules that are attached to a formula unit of an ionic crystal। ओके, आयनिक क्रिस्टल के साथ जितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस आयरन सल्फेट को FeSO4 इंटू 7H2O, ये जब ग्रीन कलर का होता है, इसको आप हीट करेंगे, अगर इफ यू हीट दिस स्ट्रांगली, हीट की जगह आप डेल्टा भी लगा सकते हैं, तो ये आपको फेरिक ऑक्साइड देता है Fe2O3 जो एक सॉलिड है। ओके, इसके साथ ये आपको देता है SO2 जो एक गैस है। SO2 का नाम हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ साथ आपको देता है SO3, ये भी एक गैस है। ओके, साथ में इसके साथ और एक बाई प्रोडक्ट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे H2O की 7 मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ गैस। यानी कि क्रिस्टलाइन नेचर जो था वो खत्म हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जो ग्रीन कलर है मेरे ख्याल से ये रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इस रिएक्शन को आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। इस रिएक्शन में आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, हीट देनी पड़ रही है इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट की जरूरत हो, एनर्जी की जरूरत हो, केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो दिस reaction belongs to the category of endothermic reaction। अब endothermic reaction में क्या होना है, energy is absorbed। कैसा रिएक्शन होगा ये, a reaction in which energy is absorbed in the form of heat, light or electricity। बेसिकली क्या एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ओके, अब जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो क्या क्या बात और हम लोग लिख सकते हैं, इसको आप लोग कॉपी कीजिए। ये था एक एग्जांपल एंडोथर्मिक रिएक्शन का। जब आप ग्रीन आयरन सल्फेट को हीट करते हैं तो क्या क्या बनता है, और इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसीलिए ये एक एग्जांपल हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ओके, अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। इसका मतलब अगर आपका कोई रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, मतलब रिएक्टेंट में कुछ एनर्जी आ जाएगी। अगर कुछ एनर्जी आ जाएगी तो प्रोडक्ट की एनर्जी तभी ना ज्यादा हो जाएगी। इस इक्वेशन में हमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो जाता है, एक्चुअली एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो गई। अब प्रोडक्ट की एनर्जी अगर ज्यादा हो गई तो इक्वेशन में लिखने के लिए आपको रिएक्टेंट में एनर्जी जोड़ना पड़ता है, इसीलिए ये हो गया कैसा रिएक्शन, एंडोथर्मिक
ओके, अब इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। आपको दिख रहा होगा प्रोडक्ट की एनर्जी को रिएक्टेंट की एनर्जी के साथ इक्वलाइज करने के लिए आपको एनर्जी का टर्म इस पर जोड़ना पड़ रहा है। इसका मतलब एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट जो है ऐसे रिएक्शन के लिए, इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा होता है किससे, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट को अगर हम लोग सिंबलाइज करें एच पी, प्रोडक्ट की एनर्जी को एच एक सिंबल है, अभी इसको बाद में एंथैल्पी कहते हैं, अभी आप इसको सिंबल समझिए, एनर्जी के लिए हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच पी इज ग्रेटर देन एच आर। इसका मतलब अगर आप चेंज निकालेंगे, चेंज इन एनर्जी या फिर एंथैल्पी, तो क्या हो जाएगा, दैट इज एच पी माइनस एच आर जो होगा, एच पी माइनस एच आर जो होगा वो क्या निकलेगा, आपका एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, एच पी अगर एच आर से ज्यादा है, इंप्लाइज दैट आप क्या बोल सकते हैं, दैट इज जो डेल्टा एच होगा इज पॉजिटिव, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है, तो अगर ये आपका ज्यादा ये आपका कम है तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। यानी कि जितने सारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे उसमें डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर, energy of the product is always greater than the energy of the reactant. That is why change in energy या फिर enthalpy of the reaction, इसको आप R भी लिख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आप change in energy भी सिंपली बोल सकते हैं, या फिर enthalpy बोल सकते हैं, enthalpy change in energy of the reaction। ओके, अब और भी कुछ हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल देखते हैं। आप लिख रहे थे कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको आप कहते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को भी अगर आप स्ट्रांगली हीट करते हैं तो यहाँ पर स्ट्रांगली हीट करने का मतलब क्या हो गया, आप एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं, जो ही इसको एनर्जी मिला ये टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज चूना, इसको लोग कहते हैं क्विक लाइम। ओके, दिस इज योर ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन एग्जांपल्स आप देख सकते हैं ये सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा आप लिख सकते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको आप स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये किसमें डिसोसिएट हो जाएगा, NaO नहीं Na2O प्लस CO2, बहुत सिंपल, इसका नाम हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड, इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज स्ट्रांगली हीटेड इट डिसोसिएट्स इनटू सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक एग्जांपल आपकी किताब में दिया है वो है लेड नाइट्रेट का डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ लेड नाइट्रेट, डिसोसिएशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा PbNO3 whole 2। दिस इज अ सॉलिड, दिस इज योर lead nitrate। When lead nitrate is strongly heated or simply heated, क्या हो जाएगा, ये आपको देगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करना है, दिस इज योर गैस, दिस इज योर गैस एंड दिस इज योर सॉलिड। ठीक है, अब इसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एक स्पेसिफिक स्मेल होता है, स्पेसिफिक स्मेल होता है। ये स्मेल क्या होता है ये आप खुद बताएंगे, ये कैसा स्मेल आपको देता है। अच्छा, ये 1% बैलेंस्ड है, yes this is balanced। okay, this is also an example of एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब और भी कुछ हम लोग रिएक्शंस देखते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बात उल्टी हो जाएगी, कोई रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई। प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी मतलब रिएक्टेंट ने क्या कर दिया, कुछ एनर्जी एटमॉस्फेयर को दे दिया, अपने सराउंडिंग को दे दिया, सराउंडिंग को एनर्जी लूज कर दिया। ऐसे रिएक्शन को आप कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन कैसे लिखा जाता है, रिएक्शन इन विच एनर्जी is given out to the surrounding। ओके, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो गई, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी अगर कम है तो रिएक्टेंट की एनर्जी के बराबर करने के लिए प्रोडक्ट साइड में आपको एनर्जी टर्म जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट जो है, एनर्जी ऑफ द, इसको आप बोल सकते दैट इज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। इसको आप लिख सकते हैं implies that HR इज ग्रेटर देन HP। इसका मतलब जो चेंज निकल के आएगा, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन दैट इज HP माइनस HR। फाइनल से इनिशियल को माइनस करते हैं, तो जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट से तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। दैट इज आप कह सकते हैं कि डेल्टा HR इज नेगेटिव। ओके, फॉर ऑल दी एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा HR इज नेगेटिव, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इसमें एग्जांपल बहुत सारे हैं, इसमें से एक है आपका रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन में क्या होता है कि आपका जो डिजॉल्व ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये एक्वस होता है क्योंकि ये डिजॉल्व होता है। ओके, ये डिजॉल्व ग्लूकोज आपके डिजॉल्व ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और इसके बाद नहीं सॉरी, ये रिएक्शन नहीं, हमको देखना है, अच्छा ये भी हो सकता है, क्या बनेगा, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी रिलीज हो गई, जब एनर्जी रिलीज हो गई तो एक एग्जांपल हो गया किस कैसा रिएक्शन का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ये कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होगा, जब बनेगा वाटर तो आपका लिक्विड होगा ही। ओके, दिस इज रेस्पिरेशन। क्या ये बैलेंस्ड है, इज इट बैलेंस्ड? C6 आप देख लेंगे बैलेंस होगा कि नहीं, इसको हम लोग करते हैं इस तरह से बैलेंस, 6 6 no 6, is it balance? आप लोग खुद बैलेंस कर लेंगे। ऑक्सीजन गिनते हैं 6 2 8, इस साइड में 6 दूनी 12 6 18, तो आई थिंक यहाँ 6 लगाना पड़ेगा। कार्बन 6 हो गया, हाइड्रोजन 12 हो गया, 12 हो गया, बैलेंस्ड। दिस इज बैलेंस्ड, वेरी सिंपल। ठीक है, ये आपका रेस्पिरेशन हो गया। तो ग्लूकोज क्या करता है, जो आपके सेल, लिविंग सेल है उसके ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है। ठीक है, दिस इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ और भी एग्जांपल्स हम लोग लिख सकते हैं। व्हाट मोर एग्जांपल? आप जलाते हैं बायोगैस को, इसमें CH4 होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ये बनाता है CO2 प्लस H2O, साथ में बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये भी एग्जांपल होगा किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का।
ओके, आप लोग और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, इसको बैलेंस करना है साथ साथ। गिव मोर, ये आपका होमवर्क हो गया। गिव मोर एग्जांपल्स ऑफ एक्सो एंड एंडो रिएक्शन। ओके, कॉपी दिस। चलिए, अब हम लोग रिएक्शन के टाइप्स को आगे बढ़ाते हैं। डिकम्पोजिशन हो गया। अब हम लोग आज पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्लास 8 वाले बच्चे जो क्लास 8 से 9th में आए हैं उसको पता होगा, लेकिन आप लोग क्लास 8 में पढ़े इसको। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही फेमस है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर आपके पास एक कंपाउंड है एक्स वाई, ये रिएक्ट कर रहा है किसी दूसरे कंपाउंड से जिसका नाम है जेड, दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट कर जिसका नाम है जेड। अगर इस जेड की रिएक्टिविटी एक्स से ज्यादा है, इफ रिएक्टिविटी ऑफ x is more than x नहीं, z is more than x। ठीक है, तो क्या करेगा ये z इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और आपका कंपाउंड बन जाएगा z y और x जगह से बाहर निकल जाएगा। यानी कि जिसका पावर ज़्यादा है वो कम पावर वाले एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड से अगर हटा देता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस पावर का नाम है केमिस्ट्री में रिएक्टिविटी, यानी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस दी लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जनरली ऐसे रिएक्शन सॉल्यूशन में होता है, किसी मीडियम में होता है। ठीक है, किस में होता है? सॉल्यूशन में। ठीक है, जनरली ये सॉल्ट का रिएक्शन है। आपने क्लास 8 में पढ़ रखा है कि जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल को डालते हैं तब आयरन क्या करता है? कॉपर को डिस्प्लेस करता है, इसकी वजह से कलर चेंज होता है। जनरली ये रिएक्शन किस में होता है? सॉल्यूशन में होता है। लेकिन जनरल डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? अ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन in which more reactive matter displaces less reactive matter from its solution। अगर उसके सॉल्यूशन से वो डिस्प्लेस कर दे। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल कि आपके पास है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है आपके पास। अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो ही आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को डालेंगे पानी में, कॉपर सल्फेट को पानी में डालेंगे यानी कि CuSO4 ये एक्वस है, तो ये कैसा कलर देगा? ब्लू कलर देगा। और इसमें हम लोगों ने को डालना है आयरन नेल को। जो आयरन नेल को डालेंगे, आयरन नेल के ऊपर एक कोटिंग आने लगेगी, ब्राउन कलर की कोटिंग। किसकी वजह से? कॉपर की वजह से। मतलब आप कॉपर जो डिजोल्व था, डिजोल्व नहीं रहेगा। जब आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाते हैं तो कॉपर एक्चुअली Cu+2 स्टेट में रहता है और SO4-2 स्टेट में रहता है, यानी कि ये Cu+2 एक्वस एंड SO4-2 एक्वस। जो आयरन को डाला जाता है, अब ये आयरन आ जाता है इस कंपाउंड के साथ FeSO4, ये AQ होता है और आपका जो Cu है ये सॉलिड बन जाता है और आपका सॉल्यूशन का कलर हो जाता है ब्लू से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्रीन में। ओके, अब इसका मतलब ये हो गया कि आपका डिसॉल्व स्टेट में Fe+2 आयन है और SO4-2 तो पहले भी था। ओके, तो बेसिकली कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है? Cu+2 को कौन डिस्प्लेस कर रहा है? Fe+2। क्यों कर रहा है? क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी से आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है। अगर आप रिएक्टिविटी को कंपेयर करेंगे
रिएक्टिविटी को देखेंगे तो आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है किससे, कॉपर से। दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपी दिस, खत्म करते हैं।